हाँ बेटा, मैं हूँ तो वही बहावल खान, लेकिन जो कुछ पुलिस की फाइलों में मेरे मुतालिक लिखा है वो सही नहीं। ये कहकर वो खामोश हो गया और खलाओं में घूरने लगा। शायद वो अपना खोया हुआ माजी तलाश कर रहा था। फिर उसने मुझे अपनी कहानी भी सुना दी, जो मैं उसी की ज़बानी आपको सुना देता हूँ। मेरा नाम बहावल खान है। एक पसमानदा इलाके से मेरा ताल्लुक है और मेरा बाप अपने ज़माने का माना हुआ डिकेट था। तकसीम मुल्क से पहले हम भारत की तरफ एक सरहदी इलाके में रहते थे और पाकिस्तान के क़याम पर इधर भी सरहद पर ही एक और गांव में मुंतकिल हो गए। तब मेरी उम्र 12-13 साल थी, लेकिन शायद होश संभालने पर ही मेरे बाप ने मुझे अपने फ़न में ताक करना शुरू कर दिया था। नया नया पाकिस्तान बना था। मेरा बाप बड़ा असूल परस्त डाकू था। उसने अंग्रेज़ों की कैद काटी थी। मुझे कहने लगा, बेटा इधर लोग पहले ही लुटा कर आए हैं, इन बेचारों को और क्या लूटना, अब उधर से ही माल लाया करेंगे। मैं यहाँ आपको बता दूं कि मेरा बाप जानवरों की चोरी में उस्ताद माना जाता था। उसने कभी मामूली जानवर को हाथ नहीं डाला। उस जमाने में सैकड़ों रुपए थे, काम की गोड़ी नहीं खोलता था। मेरे बाप की दहशत का ये आलम था कि खोजी उसका खुरा नहीं उठाते थे। अव्वल तो वो खुरा नहीं छोड़ता था। अगर ऐसा हो भी जाता तो कोई खोजी अपने गाँव की हद से बाहर नहीं निकलता था। अमूमन वो लोगों को गुमराह करके खुरा उठाते हुए पक्के रास्ते तक आ जाते, फिर कह देते कि इससे आगे निशान नहीं मिलता। हमने सरहद पार चोरियां शुरू की और जल्द ही मेरे बाप का नाम इधर उधर दोनों तरफ गूंजने लगा। हम बाप बेटा चांद की ढलती रातों में सरहद अबूर करते, जो कुछ हाथ लगता इधर ले आते। इन दिनों गायें भैंसों की चोरी आम थी। पुलिस वाले मुतअद्दिद मरतबा मेरे वालिद को गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन उसने जीते जी कभी कोई चोरी नहीं दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी उम्र बमुश्किल 15-16 बरस थी जब पहली मरतबा पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। मेरे बाप ने मुझे कहा, बेटा तू पहली तफ्तीश पर जा रहा है, मर्द बनकर हालात का मुकाबला करना। पुलिस को बता देना कि तू बहराम खान का बेटा है। मैंने कहा, चाचा मेरे जीते जी तुझे कोई ताना नहीं देगा। मेरा 15 दिन का रिमांड था। पहला रिमांड, पहली तफ्तीश। थाने में दाखिल होते ही पुलिस वाले शिकारी कुत्तों की तरह मुझ पर पल पड़े, लेकिन पहली फेंटी से अंदाज़ा हो गया कि उनका वास्ता किसी ऐरे गहरे से नहीं, बहराम खान के बेटे से बड़ा बहावल खान से है। उन्होंने मुझे 15 दिन सूली पर लटकाए रखा। दिन रात में 3-3, 4-4 मरतबा मुझे तफ्तीश के लिए ले जाया जाता। वैसा गैर इंसानी हरबा नहीं था जो पुलिस ने मुझ पर ना आजमाया हो। जब रिमांड ख़त्म हुआ तो थानेदार ने मेरी पीठ पर थपकी देकर कहा, वाकई तू बहराम खान का बेटा है। पुलिस वालों ने एक रिमांड के खात्मे पर जब मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके दूसरा रिमांड मांगा तो मजिस्ट्रेट ने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और पुलिस को शर्म दिलाने के अंदाज में कहा, 15 साल की उम्र के इस बच्चे से अगर तुम 15 दिन में कुछ बरामद नहीं कर सके तो 15 साल में भी बरामद नहीं कर सकोगे। उसने मेरा मजीद रिमांड देने से इनकार कर दिया। जुडिशल रिमांड पर मुझे जेल भेज दिया गया। जेल वालों ने मेरा इस्तकबाल ऐसे किया जैसे मैं कोई बहुत बड़ा लीडर हूँ। इस जेल के दरो दीवार की मेरे बाप से अच्छी खासी आशनाई थी। अदालत से बाहर मेरा बाप मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। उसने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटा तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया, सारी बरादरी को तुझ पर मान है। जेल में पहले ही रोज़ उसने एक वकील के साथ मेरी मुलाकात करवाई और अगले रोज़ मेरी ज़मानत हो गई, क्योंकि पुलिस मुझसे कुछ बरामद नहीं कर सकी थी। एक रात मैंने जेल के अस्पताल में भी गुजारी। मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। अब मेरा नाम भी मेरे बाप के साथ गूंजने लगा। इधर से ज़्यादा हमारी शोहरत सरहद के उस पार थी। भारत के सरहदी इलाके में जहाँ हमारा क़याम था, देहातों का बच्चा बच्चा हमें जानने लगा था। मेरी माँ बचपन में फौत हो गई थी। बस मैं था या बाप। हमने अपने गांव में अच्छी खासी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था। पैदावार कोई ख़ास नहीं होती थी, यानी नाम की ही ज़मीन थी, लेकिन बज़ाहिर हमारा यही ज़रिया आमदन था जो सरकार के कागजात में दर्ज था। ज़मीन हम बिटाई पर दिए रखते। घर में 2-3 मुलाजिम रखे हुए थे। बस यही हमारी कुल कायनात थी। एक बात ज़रूर थी कि हमारे गाँव में कोई ऐसी बेवा औरत नहीं थी जिसकी मेरा बाप मदद ना करता हो। उसने दर्जनों लड़कियों की शादियां अपने हाथों से की थी। उम्र ढलने के साथ साथ उसके इक़्तिदार का सूरज बुलंद हो रहा था। अब मैं 20 साल का गबरू जवान था और हमारे इलाके के बड़े बड़े सियासी लीडर और सरकारी अफसरान हमारी मुट्ठी में थे। इलेक्शन के ज़माने में हमारे घर पर लंबी लंबी कारें और जीपें आकर खड़ी रहती थी। हमारे नज़दीक देहातों में मेरे वालिद की मर्जी के बगैर कोई वोट नहीं डालता था। इसका सबब उसका खौफ नहीं बल्कि खुदा तरसी। वक्त ने पलटा खाया और मेरे बाप को मौजूदा काम पहले से बेहतर नज़र आने लगा। हमने अपने मुल्क में कभी चोरी नहीं की थी। सरहद पार से माल लाया करते थे। बॉर्डर पर सख्ती शुरू हो गई। हमारे 3-4 मुकाबले 2-3 महीनों में हो चुके थे। खतरात अब बहुत बढ़ गए थे। शायद कुदरत ने वालिद को किसी हिंदू की गोली से महफूज रखने का बंदोबस्त किया था कि अचानक इलेक्शन आ गए।
یہ الیکشن طویل مارشل لا کے بعد آئے۔ ہمارے علاقے کی ایک ممتاز شخصیت نے والد سے رابطہ کر کے درخواست کی کہ ہم اس کے لیے کام کریں۔ بطور پیشگی اس نے نوٹوں کا بریف کیس ہمارے پاس بھیج دیا۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں۔ مصداق ہمیں یہ کام زیادہ آسان لگا۔ ایک جیپ مل گئی تھی۔ میں اس جیپ پر اسلحہ بردار محافظوں کے ساتھ نوابوں کی طرح گھومتا اور اپنے امیدوار کے لیے کنونسنگ کرتا۔ 2-3 روز کے وقفے سے نوٹوں کے بنڈل ہمارے پاس پہنچ جاتے۔ چنن شاہ سے میرا تعارف یہیں ہوا۔ وہ ہمارے ممبر کا خاص آدمی اور اپنے علاقے کا مانا ہوا گنڈا تھا۔ چنن شاہ جس قسم کے جرائم کرتا مجھے اس سے نفرت۔ وہ 10 جماعت پاس تھا اور میں نے خدا جانے 5ویں تک بھی تعلیم کیسے حاصل کر لی۔ چنن شاہ کو خاص طور پر ہمارے ساتھ کر دیا گیا۔ جس امیدوار کے حق میں ہم انتخابی مہم چلا رہے تھے، پہلی بار اسمبلی کا انتخاب لڑ رہا تھا، بندہ دولت مند تھا اور جس کے خلاف لڑ رہا تھا وہ اس علاقے کا پرانا ممبر اسمبلی اور مانا ہوا گنڈا تھا۔ انتخابات ہوئے، دونوں طرف سے دھاندلیاں کی گئیں۔ ہمارا پلڑا باری رہا اور ہمارا امیدوار جیت گیا۔ مخالف امیدوار کی یہ پشتنی سیٹ تھی۔ اس کی ہار اس کے لیے ہی نہیں بلکہ اس سارے علاقے کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ ہمارے امیدوار نے جیت کی خوشی میں جلوس نکالا اور مخالف کے گھر کے سامنے فائرنگ کی گئی۔ ہارنے والے امیدوار نے فی الوقت خاموشی کو ہی مصلحت جانا، لیکن وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ جس روز ہمارے ممبر اسمبلی نے حلف برداری کی تقریب میں جانا تھا، وہی دن مخالف نے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ فاتح ممبر اسمبلی، میرا والد، 2 باڈی گارڈ ایک جیپ میں تھے، جبکہ دوسری کار میں اور لوگ بیٹھے تھے۔ جیسے ہی جیپ ان لوگوں کی گھات میں آئی، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ میرا باپ اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں تھا، اسے ابھی ایک ہی گولی لگی تھی۔ اس نے جیپ سے چھلانگ لگا دی اور دور تک لڑکتا چلا گیا۔ حملہ آوروں کو علم تھا کہ اگر بہرام خان زندہ بچ گیا تو ایک کو چن چن کر مار ڈالے گا۔ مخالف کے للکارنے پر 2 مسلح آدمیوں نے میرے والد کا تعاقب کیا۔ جائے وقوع سے تقریباً 1 فرلانگ دور میرے باپ کو گھیر لیا۔ حتیٰ زخمی ہونے کے باوجود میرے باپ نے بزدلی کی موت مرنے کی بجائے ان میں سے ایک پر چھلانگ لگا دی۔ اس کی گردن والد کے قابو میں آ گئی، لیکن دوسرے نے میرے باپ کے سر میں یکے بعد دیگرے پستول کی 6 گولیاں اتار کر اپنے ساتھی کو مرنے سے بچا لیا۔ اس حملے میں ممبر اسمبلی سمیت 4 آدمی مارے گئے، باقی شدید زخمی ہوئے۔ حملہ چونکہ طے شدہ منصوبے کے مطابق کیا گیا تھا اور مخالف امیدوار 2 روز پہلے ہی پولیس کی ملی بھگت سے ایک معمولی کیس میں جیل پہنچ چکا تھا، اس کا کوئی بال بھی باقا نہ کر سکا۔ 3-4 حملہ آوروں نے گرفتاری دے دی اور کیس چلنے لگا۔ میں نے اپنے باپ کی لاش قبر میں اتارتے ہوئے قسم کھائی تھی کہ میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا، خواہ اس کی کتنی ہی قیمت ادا کرنی پڑے۔ میرے باپ نے مجھے تربیت دی تھی کہ چور ہمیشہ اکیلا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ میں نے اس کی تربیت کا پہلا اصول چنن شاہ پر اعتبار کر کے توڑا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کریں۔